हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 35 जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपी पीसीएस 2025 के लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर, मेंस में जीएस पेपर्स आपके, ठीक है, साथ ही साथ हिंदी प्लस एसए पेपर, और आपको मेंस में आंसर्स किस तरीके से लिखना है ये भी इस कोर्स में बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जो कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर रोज आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम तक आप रोज अपने जो पेपर है, जो क्वेश्चन है कहना चाहिए, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली आपका मॉक टेस्ट की तरह ये हो जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, क्लियर करना है, तो ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें आपका जो जीएस पेपर है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप लिखकर हमें सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो 10 प्रश्न आपके पास होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो ये आपका नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिएगा। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन पहले प्रश्न को देखने के पहले मैं आप लोगों से क्या कहूँगी कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट लिखिए और उस लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखिए, ठीक है, और अपने नाम के आगे जो आपकी ड्रीम जॉब है वो लिखिए और एक प्यारी सी स्माइली बनाइए और ऐसा सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जब इस एग्जाम में लाखों बच्चे अपीयर होते हैं तो मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा। तो आपको कहीं ना कहीं उत्तर मिलेगा कि आपने क्या किया है, आपने परिश्रम किया है, आपने पढ़ाई की है, आपने अपना 100% दिया है और कहीं ना कहीं आपको खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। तो आज आप सिलेक्टेड कैंडिडेट में शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्लास की हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक ऊर्जा रखिए अपने जीवन में, ऐसा सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अपने आप से एक प्रश्न भी पूछिए, क्यों हो गया है। क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैंने रात दिन एक किया था, मैंने कई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किए थे, कई पार्टीज छोड़ी थी और दिन रात पढ़ाई करने के कारण आज मुझे ये सफलता मिली है। तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए और पढ़ाई करिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ और सोचिए आपका सिलेक्शन होगा, सबके साथ अच्छा ही होगा। जीवन में ये सोचकर चलिए क्लास। बहुत से लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे दुनिया ही खराब है, लोग ही खराब है, सब धोखा देने के लिए। ना, जीवन बहुत अच्छा है, जीवन में अच्छे लोग भी हैं और आप भी अच्छे बनिए और आप देखिएगा आपके साथ भविष्य में सब चीज़ बहुत अच्छी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ईमानदार अपने खुद के प्रति होना पड़ेगा और अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा, बस सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। चलो अब यहाँ पर पहले प्रश्न को हम देखते हैं। एकदम चिल्ड माइंड के साथ एकदम रिलैक्स होके देखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं पहला प्रश्न आसान इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग खुश होकर पूरे टेस्ट को देखिए। पहला ही डिफिकल्ट दे दूंगी तो परेशान हो जाओगे। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ ये लिखने वाला पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट डाल के। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है। मद्रास मजदूर संघ का गठन
कब हुआ था? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। 1921 में, 20 में, 19 में या फिर 1918 में? तो यहां पर याद रखिएगा, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में हुई थी। 4 आपका सही उत्तर है। अब यहां पर एक और प्रश्न बन सकता है जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा भी गया है कि भारत में 1918 में प्रथम, फर्स्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 1918 याद रखिएगा, और 1918 में जो फर्स्ट मजदूर संघ था उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो मद्रास मजदूर संघ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 2007 में पूछ लिया। तो आप क्या बताएंगे? एनएम जोशी द्वारा, वीवी गिरी द्वारा, वीपी वाडिया द्वारा या फिर एसए डांगे द्वारा? तो यहां पर आपको याद रखना है इसकी स्थापना वीपी वाडिया द्वारा की गई थी। अब परीक्षा के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, जो बताने जा रही हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वीपी वाडिया के नेतृत्व में किस ईयर में, 1918 में क्या स्थापित किया गया था? मजदूर संघ। पूरा नाम क्या था? मद्रास मजदूर संघ। ये याद रखिएगा, मद्रास मजदूर संघ, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का प्रथम, फर्स्ट आधुनिक मजदूर संघ था, ठीक है। क्लियर क्लास? तो अगर पेपर में प्रश्न बनेगा तो इन्हीं पॉइंट से आपका बनेगा। और आपको पता है प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। हो सकता है सुमेलित करने को ही बोल दे, या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सा स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पर 1918 ना देके 1917 दे दे, या यहाँ पर वीपी वाडिया का नाम ना देकर एमएन रॉय का नाम दे दे, एमएन जोशी का नाम दे दे। समझ में आ रहा है? तो पेपर में चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा आंसर को पढ़ते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय। क्लियर हो गया होगा। चलो अब दूसरा प्रश्न देखो। आईएएस प्रीलिम्स 2009 का प्रश्न है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो बताइए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, एमएन जोशी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जेबी कृपलानी ने? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? महात्मा गांधी ने। और जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं और 1916, 17 वाला, 18 वाला समय चलता है, तो क्या क्या याद रखना है? 1916 में क्या हुआ था बताओ जल्दी से? लखनऊ पैक्ट हुआ था ना? किसके किसके मध्य? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य, ठीक है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है। और यहीं पर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। गांधी जी को क्यों याद किया है हमने 1916 के सेशन में? क्योंकि लखनऊ सेशन में ही गांधी जी की मुलाकात किससे होती है? गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है, और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कहते हैं आप बिहार में चंपारण में जाइए, वहाँ के किसानों की आपकी ज़रूरत है। तो महात्मा गांधी 1917 में कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं। और चंपारण में 3 कटिया सिस्टम था, पता है ना आपको? नील की खेती चल रही थी, लेकिन अब मार्केट में जर्मन डाई के आने के कारण नील की डिमांड कम हो गई थी। अब किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन नील की खेती ना करने के लिए भी जो यूरोपियन आपके जो ट्रेडर्स थे, जो वहां पर ट्रेडिंग कर रहे थे, वो किसान से क्या कहते हैं कि अब आपको खेती ना करने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई, हमारी खुद की जमीन है, हम नहीं चाहते नील बोना, तो इसके लिए हम आपको टैक्स क्यों दें? नहीं देंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं कह पा रहे थे। तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं, और आपको पता है चंपारण सत्याग्रह जो है वो एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहता है। उसके बाद ये तो 1917 में हमने चंपारण की बात कर ली। 1918 का समय जब आता है तो अहमदाबाद सत्याग्रह होता है, पता है ना? जहां पर पहली बार महात्मा गांधी ने क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। और अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो
किसी अंग्रेज के खिलाफ नहीं था। यहाँ पर जो लड़ाई थी, हमें कहना चाहिए जो मतभेद था, लड़ाई नहीं कहते, महात्मा गांधी का जहां सत्याग्रह है तो लड़ाई चलो हटाते हैं, नहीं तो आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट लड़ाई समझने लगेंगे। नहीं, ऐसी वाली बैटल नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो मतभेद था, वो अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो मिल का ओनर था उसके और वहां के वर्कर्स के बीच में था। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो उस समय आपको पता है महंगाई बढ़ेगी जब विश्व युद्ध चलेगा। तो यहाँ पर जो मिल के जो वर्कर्स थे वो ओनर से कह रहे थे, आपने जो हमें प्लेग बोनस दिया था वो प्लेग बोनस आप हमसे वापस मत लीजिए, और अगर आप प्लेग बोनस वापस ले भी रहे हैं तो हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण चीज़ें महंगी हो गई है और हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इतनी कम सैलरी में। लेकिन जो साराभाई थे वो नहीं मानने वाले थे। फिर आपको पता है महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं और पूरी चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद वो मिल वर्कर्स के साथ वहां पर आमरण अनशन भी करते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं, ठीक है, भूख हड़ताल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जाता है भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहां पर की थी, किस सत्याग्रह में, तो अहमदाबाद सत्याग्रह में। यहाँ पे अनसुईया बाई साराभाई भी महात्मा गांधी के साथ थी। दो ये मिल ओनर की बहन थी लेकिन ये मिल वर्कर्स के साथ थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या स्टोरी है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर खेड़ा में जो सरकार की तरफ से जो कमिटी भेजी गई थी इंस्पेक्शन के लिए, यहाँ पर जब मैं सरकार की बात कर रही हूँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटी अपॉइंट की गई थी खेड़ा में इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दे दिया कि यहाँ पर खेड़ा में क्या करना चाहिए, टैक्स को, लगान को बढ़ा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खेड़ा में क्या हुआ था उस समय सूखा पड़ा था, भुखमरी थी, लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं था। वो कहाँ से बढ़ा हुआ लगान देते, टैक्स देते, बल्कि उनको तो लग रहा था कि जो कमिटी इंस्पेक्शन के लिए आई है वो डिसीजन उनके फेवर में देगी, क्योंकि अगर सूखा पड़ता है तो उस साल का जो लगान था, टैक्स था, जो किसानों से लिया जाना रहता था, उसको माफ कर दिया जाता था, ऐसा प्रोविजन था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे उन्होंने कह दिया लगान बढ़ा दीजिए, जिसके कारण किसान क्या हुए, अब वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सत्याग्रह करेंगे, जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। फिर 1919 का समय आता है तो रॉयलेट सत्याग्रह होता है, जो कि रॉयलेट एक्ट के अगेंस्ट होता है। और 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं 1 साल के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। तो सारा याद रखिएगा। चलो अभी हम लोग ऐसे जब हर क्लास में डिस्कस करेंगे ना, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम में अपीयर होने के पहले पूरा सीक्वेंस रट जाएगा। कुछ समय बाद आपको लगने लगेगा कि मैम आप हर क्लास में यही सब चीज़ें बोलते हैं, अब हमको भी याद हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा समय आए जब मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो मेरा स्टूडेंट स्क्रीन के सामने बैठकर खुद उन पॉइंट्स को बताने लगे। भले मैं नहीं सुन पाऊंगी कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप तो खुश होंगे कि नहीं, हमको तो पूरा सीक्वेंस पता है, आधुनिक भारत में कहीं से कुछ भी पूछ लो हम बता लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। और फिर बाद में जब सिलेक्शन पा लेना तो मैम को थैंक यू कह देना, मैम खुश हो जाएंगी। चलो इधर आप, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो बीटी रणदेव थे, नहीं, वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, बिहार में, एलडीए में, यूपीपीसीएस में कितनी बार पूछा गया है। आपके यूपीपीसीएस में इसी प्रश्न को एक और तरीके से कैसे पूछा गया है उसको ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की यूनियन कांग्रेस के 1920वें मुंबई में
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 का जो सेशन था, जो कि कहां पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहां पर आपको दे दिया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपने बता दिया लाला लाजपत राय। दूसरे प्रश्न में दे दिया कि 1920 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो मुंबई बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी लाला लाजपत राय थे। और याद रखिएगा ये प्रथम अधिवेशन था। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो बताने जा रही हूं उन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्लास 1919 के समय को अगर आप देखेंगे ना, 1919 को हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है, हम इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 1919 में आईएलओ का गठन होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन। और आईएलओ के गठन होने के बाद हम देखते हैं भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कि हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उसका गठन भारत में होता है। कब होता है? 31 अक्टूबर 1920 को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। किसके द्वारा होता है अगर पूछेगा तो आप बताएंगे एनएम जोशी द्वारा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है मुंबई में 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, तो अभी हमने देखा लाला लाजपत राय, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। इसी तरीके से अगर परीक्षा में उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लिया तो आप किसका नाम बताएंगे? जोसेफ बेपिस्टा का, ये भी याद रखिएगा। और अगर सेक्रेटरी के बारे में पूछ लिया कि सेक्रेटरी कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? दीवान चमनलाल बजाज का नाम। तो क्या क्या नाम इंपॉर्टेंट है? जब हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1920 को इसका गठन हुआ है। किसके सहयोग से? एनएम जोशी के सहयोग से। इसके अध्यक्ष कौन थे? और पहला सेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। उपाध्यक्ष आप बताएंगे जोसेफ बेपिस्टा थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा सेक्रेटरी कौन था, सचिव कौन था, तो दीवान चमनलाल बजाज थे। इतनी चीज क्लियर? चलो अब एक और प्रश्न जो इसी से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1929, हम 1920 से अब सीधे 1929 में आ गए हैं। और अधिवेशन हुआ कहाँ है? नागपुर में हुआ है। 1920 वाला मुंबई में हुआ था पहला सेशन, प्रिसाइड किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अब हम 1929 के सेशन में आ गए, कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ये UPRO मेंस 2021 का प्रश्न है और यही UPPCS मेंस 2013 का प्रश्न है। बस आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। पहला सेशन मुंबई में हुआ, लाला लाजपत राय, ठीक है। किसने, किसके कंट्रीब्यूशन से बताइए? तो आप बताएंगे MN जोशी का नाम, ठीक है। और 29th वाला सेशन जो कि कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है, उसको किसने प्रिसाइड किया है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि मैम आप 1920 के बाद 1929 के सेशन में आ गई, नागपुर सेशन में आ गई, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जरा हमको ये बता दीजिए। ये प्रश्न आना चाहिए ना कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रिसाइड किया था, इसलिए, ठीक है। चलो अभी तो आपको याद हो गया, 1929 नागपुर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सेशन हुआ है, प्रिसाइड किया है जवाहरलाल नेहरू ने। अब दूसरा याद रखना कि ये क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी सेशन में जो नेहरू रिपोर्ट थी, जिसको कि किसने ड्राफ्ट किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने। उसको
इस सेशन में डिस्कस किया गया था। और इसी सेशन में कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में नहीं थे और कुछ ऐसे थे जो कि नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1929 में, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप देखते हैं एनएम जोशी जो कि इसके संस्थापक थे, वीवी गिरी, ये क्या करते हैं, ये अलग हो जाते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से और ये फॉर्म करते हैं इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन लिख लीजिएगा क्लास। अगर परीक्षा में इसी टॉपिक को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करेगा तो यही सब पॉइंट पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। क्लियर है? चलो, क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। तैयार हो रिवीजन के लिए? ध्यान दीजिएगा क्लास जो मैं लिख रही हूं। 1929 का समय है और 1929 में हम जवाहरलाल नेहरू को दो जगह याद करेंगे। कहाँ कहाँ याद करेंगे? जब हम आईएनसी के सेशन की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात करेंगे जो कि लाहौर में हुआ था, और लाहौर में आईएनसी के सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उस समय उन्होंने क्या किया था, रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर क्या कहा कि आज से हमारा जो मकसद है वो पूर्ण स्वराज का है और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर है? और क्या याद रखोगे, 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी और ये सेशन कहाँ पर हुआ था, ये नागपुर में हुआ था, ठीक है। और नागपुर में जब ये सेशन हुआ था तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस किया गया और उसके बाद एक डिवीजन देखा गया। यहाँ पर वीवी गिरी और एनएम जोशी अलग हो जाते हैं और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन करते हैं। याद हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्री भी ना बहुत अच्छी चीज है। आपको ईयर पता है, इवेंट पता है, आप आराम से बता पाओगे आंसर्स को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? तो बताइए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर कौन से नेता आपके इन्वॉल्व थे? खिलाफत आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के, क्रांतिकारी आंदोलन के या फिर साम्यवादी आंदोलन के? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है साम्यवादी आंदोलन के। ये क्लियर है क्लास? ये प्रश्न देखो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2001 और यूपीपीएससी जीआईसी में 2010 में पूछा गया है। अब अगर इसी प्रश्न को आपकी परीक्षा में दोबारा रिपीट किया जाएगा आने वाली, तो इसी प्रश्न को थोड़ा लेंदी बना दिया जाएगा। हम देख रहे हैं टॉपिक जो पहले महत्वपूर्ण थे वो आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आपके पेपर की डिमांड ये है कि खाली आपको इतना ना पता हो कि कानपुर षड्यंत्र केस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके साम्यवादी लोग शामिल हैं, बल्कि आपको ये भी पता हो लीडर्स का नाम, मेन लीडर्स का नाम। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर जो आरोपी थे इस षड्यंत्र में वो एमएन रॉय थे, याद रखिएगा, ठीक है। मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, गुलाम हुसैन थे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लेंगे तब भी आपको आराम से आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से कानपुर षड्यंत्र केस से एक चीज और पूछी गई थी। मैंने आपको बताया था एचआरए के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि 1924 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और एचआरए के ही मेंबर्स ने क्या किया था, काकोरी, अच्छा 1924 में इसका गठन कहाँ हुआ है, कानपुर में हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 9 अगस्त 1925 में इन्होंने क्या किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो जिसको हम कहते हैं काकोरी कांड जिसको कहा जाता है, एचआरए के मेंबर्स ने किया है। और 1928 में इसी गठन का नाम एचएसआरए कर दिया जाता है, इसमें सोशलिस्ट टर्म जोड़ दिया जाता है।
जहां पर इससे अब आपको कौन जुड़े हुए दिखते हैं, भगत सिंह जुड़े हुए दिखते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में देखा गया था, मैंने स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ। उस प्रश्न में यही दिया था कि जो एचआरए के मेंबर्स थे उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान किया, साथ ही साथ वो आपके कानपुर षड्यंत्र में भी शामिल थे। अब जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे उनके दिमाग में ये तो था कि एचआरए का गठन 1924 में कानपुर में हुआ है और काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान 1925 में हुआ, उसमें वो शामिल हैं, तो हो सकता है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में भी शामिल हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कानपुर षड्यंत्र केस है, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, इसमें आपके कम्युनिस्ट शामिल थे, एचआरए के मेंबर्स नहीं। एचआरए तो एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है आपका। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है ना कि कानपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल थे, तो इसमें क्रांतिकारी आंदोलन दिया है, नहीं, इसमें कोई क्रांतिकारी लोग शामिल नहीं थे, इसमें कम्युनिस्ट शामिल थे, साम्यवादी आंदोलन था, ये कम्युनिस्ट शामिल थे इसमें, ये याद रखिएगा। और कौन कौन थे इनका भी नाम आप याद रखिएगा। एमएन रॉय का नाम आपको याद रहेगा, मुजफ्फर अहमद याद रख लीजिएगा, शौकत उस्मानी और गुलाम हुसैन, ये नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया है? इंद्र सेन ने, एमएन रॉय ने, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने, या फिर सचिन नाथ सान्याल ने? तो यहाँ पर 1940 का समय आ गया है और याद रखिएगा 1940 का जो आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका गठन एमएन रॉय द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लास? चलो, यहाँ पे एमएन रॉय भी जो है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन रॉय ने की थी। सचिन नाथ सान्याल की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। अब इस प्रश्न को देखो, प्रश्नों के माध्यम से ही हम पर्सनालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने आपको हिंट दे दिया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था जो पहली बार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना? कौन भारतीय था? एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 उसके गठन में किसका योगदान था? एमएन रॉय का योगदान था। ये एक कम्युनिस्ट थे और ये पहले भारतीय थे जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। हम देखते हैं ये जो थे वो इंस्पायर्ड थे लेनिन से, बाद में लेकिन थोड़ा सा मतभेद भी हो जाता है लेनिन के फिलॉसफी से, ठीक है, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे, बस ये याद रखिएगा। फिर दूसरा देखिए, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो वही चीज पूछा गया है। 1920 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे के मेंबर्स थे, वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो मेंबर्स थे वो इकट्ठा हुए थे कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है, तो उन भारतीयों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? तो वो थे एमएन रॉय। ठीक है, ये 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब एक और प्रश्न देखिए, फिर मैं जल्दी से आपको रिवीजन कराती हूँ। हु फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीजी राय, एमएन रॉय, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी? संविधान सभा की बात किसने कही थी कि संविधान सभा होना चाहिए, भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? तो ये आइडिया जो था वो एमएन रॉय द्वारा दिया गया था 1934-5 में, ये याद रखिएगा पहली बार। ठीक है क्लास, तो एमएन रॉय की अगर बात आएगी तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहला पॉइंट जल्दी देखो, रिवाइज करते हुए चलो। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, 1940 में इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी। फिर आपको क्या याद रखना है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला
सबसे पहला भारतीय कौन था, वो भी एम.एन. रॉय थे, ठीक है। फिर अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1920, ठीक है, में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे, तो एम.एन. रॉय थे। साथ ही साथ पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, तो वो भी एम.एन. रॉय ने दिया था। इतनी चीज क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। देखिए क्लास, मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगी, जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो अभी जो आज डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, वो पहले के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये प्रश्न एज इट इज ना दिए जाए, डायरेक्ट प्रश्न ना बने, लेकिन इन्हीं प्रश्नों से स्टेटमेंट वाइज एक नया प्रश्न बना के आपकी परीक्षा में मिल जाए, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए हर पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहली बार संविधान सभा का विचार किसके द्वारा पेश किया गया था, एम.एन. रॉय द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 1934 में, ठीक है। और आपको पता है कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत अगर हम माने भारत में कौन थे, तो एम.एन. रॉय थे, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। तो बाद में इन्होंने ये बात कही थी, ये चीज याद रखिएगा। और अगर हम भारत में बात करें, भारत के कंटेक्स्ट में पूरा, तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल की हम बात करते हैं ना, इस समय ध्यान दीजिएगा दो चीज आती है, एक अगस्त ऑफर, प्रपोजल नहीं, अगस्त ऑफर, ठीक है, प्रस्ताव है, और दूसरा क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। ये क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारतीय उनका सपोर्ट करें, जैसे कि उन्होंने सपोर्ट किया था भारतीयों ने वर्ल्ड वॉर वन में। लेकिन अब भारतीय जान गए थे कि हमने जब वर्ल्ड वॉर वन में आपका सपोर्ट किया था, तो आप लोग ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट लगा दिया था हमारे यहाँ, और जहां से सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिला था विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में, पंजाब, जहां के जितने भी जवान थे वो वर्ल्ड वॉर वन में आपकी तरफ से लड़ने चले गए थे, आपने उसी जगह पे रॉलेट एक्ट लगा दिया था, और जलियांवाला बाग कांड हो गया इतना बड़ा। आपको तो एक आभार व्यक्त करना चाहिए था ना पंजाब के नौजवानों के लिए, लेकिन उल्टा चल रहा था। बल्कि जब ये नौजवान जब आपके सेना में शामिल थे, तो जो यूरोपियन सेना के जो मेंबर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उनको तो आप प्रॉपर डाइट देते थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो बेचारे नौजवान जो आपकी तरफ से लड़ते, उनको आप प्रॉपर डाइट भी नहीं देते थे। अब वर्ल्ड वॉर 2 का समय आ गया, आपको हमारी जरूरत है, और आपने क्या किया, आपने डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी तरफ से लड़ेगा। अरे आपने किससे पूछा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर पूछते हैं कि आपने पूछा किससे। आज तो भारत में आईएनसी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एटलीस्ट ये बोलने के पहले कि हम आपका साथ देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, आपको एक बार हमारे लीडर्स से पूछना तो चाहिए था, आपने नहीं पूछा। और आप देखते हैं इसके विरुद्ध क्या होता है, आईएनसी के मेंबर्स रिजाइन कर देते हैं काउंसिल से। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से इनको मना ले, तो अब ये ऑफर लेके आते हैं। जैसे जब खरीदारी बढ़वानी रहती है, तो आप देखते हैं मॉल में 50% ऑफ, 60% ऑफ, 100% ऑफ लिखा रहता है, और एक एस्ट्रिक बना रहता है, ऐसे एक छोटा सा स्टार बना रहता है, और लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। मतलब कहने को तो 100% ऑफ है, आप एंटर करो और फ्री में सामान लेके चले जाओ, लेकिन वो ऑफर पाने के लिए आपको पहले 10,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अरे भाई क्या ऑफर दे रहे हो, मत दो ना। इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी जो इंडियन है, जो हम लोग हैं, मतलब भारतीय जो हैं, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दे। तो उन्होंने कहा हम तो आपके लिए ऑफर लेके आए, खुश रहिए आप लोग, लेकिन ऑफर में एक एस्ट्रिक लिखा हुआ था, लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। समझ में आ रहा है। और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी वो आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसमें था कि वर्ल्ड वॉर
टू जो है वो खत्म होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और एक यहाँ पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें थी और आपको पता है कि मुस्लिम लीग अब इस ऑफर को और क्रिप्स प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अब ठान लिया था कि देश का विभाजन तो हो के रहेगा, ठीक है, और नया पाकिस्तान तो बन के रहेगा। अब आप कितना भी प्रपोजल ले आओ, ऑफर दे दो, हम नहीं मानेंगे। और तब क्या देखा गया, जब कोई मान ही नहीं रहा है तो ऑफर और प्रपोजल तो फेल होना ही था। तो ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको टाइमलाइन बता दी है। इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा हिंट मिल गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय जब इस विचार भाव को अगस्त ऑफर द्वारा स्वीकार किया गया, ब्यूरो के एक व्यक्ति सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्राप्त होने वाले स्वायत्त संविधान की रूपरेखा पर ब्रिटिश सरकार के लिए एक प्रस्ताव के साथ 1942 में भारत आए, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल आया इसके बाद 1942 में, लेकिन मुस्लिम लीग उसको नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती? उनको अलग पाकिस्तान चाहिए, पार्टीशन चाहिए, विभाजन चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, क्रिप्स मिशन भी आपका फेल हो जाता है। और हमारे यहाँ महात्मा गांधी क्या कह देते, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, बोला जाता है ना। तो चल, ये सब चीजें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, डैश प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, ये मैंने टेस्ट में पहले भी आपको कवर किया है, तो आप जल्दी से रिवाइज कर लो इसको, ज्यादा समय नहीं दूंगी। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार कौन करता है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नन ऑफ द अबव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा, ध्यान दीजिएगा क्लास, इसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। नेशनल इनकम एस्टिमेट कौन करता है? CSO करता है। यहाँ पर ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, ये जो कार्यक्रम है ये क्रियान्वयन है किस मंत्रालय? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी है, ये याद रखिएगा। ये भी पॉइंट हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। चलो अगला प्रश्न देखिए, GDP मेजर एट द मार्केट प्राइस और करंट प्राइस इज कॉल्ड एज। यहां पर बोला गया है, जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस या करंट प्राइस पे, सकल घरेलू उत्पाद की बात की गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल GDP कहते हैं, रियल GDP कहते हैं, एक्चुअल GDP कहते हैं या फिर प्रैक्टिकल GDP कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे स्टूडेंट्स को GDP क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आज फिर रिवाइज कराऊंगी। मैं बता दूं क्या क्या पढ़ाने जा रही हूँ थोड़ी देर में आपको मैं, ठीक है। इस क्लास के एंड तक आपको क्या क्या टॉपिक समझ में आ जाएगा। GDP क्या होता है, NDP क्या होता है समझा दूंगी, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, ठीक है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है। अगर आपको ये सब टॉपिक नहीं आते हैं और आप इन टॉपिक्स को जानना चाहते हैं तो अगले 10-15 मिनट तक ऐश्वर्या मैम को सुनते रहिएगा, ठीक है। फिर 15 से 20 अगर मिनट हो गया और समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा, ये आप कर दीजिएगा। समझाने का काम मेरा है, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में ये बताने का काम आप लोगों का है। अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। चल अब एकदम ध्यानपूर्वक प्रिय छात्र और छात्राओं सुनना कि मैम क्या बताने जा रही हैं, एकदम ध्यानपूर्वक। GDP पता है आप लोगों को क्या है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है मैम, फुल फॉर्म तो हमें आता ही है, आप आगे बताइए।
फुल फॉर्म तो हमें आता ही है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन मतलब क्या होता है इस पर फोकस करिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक टर्म आपको ध्यान देना है वो है डोमेस्टिक, घरेलू। तो अब अगर हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद की, तो मैं आपसे कहूंगी कि भारत के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन अ ईयर, उसी की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज भी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बाउंड्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जीडीपी की जब भी बात करेंगे तो यहां पर घरेलू की हम बात करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो हम बाउंड्री की बात करेंगे कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर, समझिए, कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड और सर्विसेज का। फिनिश्ड जो शब्द है ना बहुत महत्वपूर्ण है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा, कितने दिन के लिए, विद इन अ टाइम पीरियड, हम 1 साल की बात कर रहे हैं, विद इन अ टाइम पीरियड। तो भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड, फाइनल गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ टाइम पीरियड, जब हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को निकालते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। ध्यान दो, जीडीपी का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, या किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। चल, वेरी गुड, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अब जीएनपी है, अभी दोनों में कंफ्यूजन कहाँ होती है वो भी बताऊंगी। जीएनपी ध्यान देना, नेशनल प्रोडक्ट, वहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, घरेलू उत्पाद था। घरेलू उत्पाद था तो हमने घरेलू कहने के लिए कह दिया कि हम भारत की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी फिनिश गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ टाइम पीरियड, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो जीडीपी होगी। अब जीडीपी में ये नहीं मैटर करेगा कि बाहर का कोई आदमी, कोई विदेशी आके अपनी इंडस्ट्री हमारे भारत में लगा रहा है और गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एंड सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे जब जीडीपी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भले वो एक फॉरेनर है लेकिन वो हमारी बाउंड्री में, भारत के बाउंड्री के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है और यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, नागरिकों की बात, कि भारत के बाउंड्री के अंदर जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जो यहाँ के, जो कौन है, जो कंट्री, जो यहाँ के जो लोग हैं भारत की बाउंड्री के अंदर जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, वो होगा। साथ ही साथ अगर आज ऐश्वर्या मैम अमेरिका चली जाएं और वहाँ पर जाकर एक इंडस्ट्री लगा दें और करोड़ों करोड़ों कमाने लगे, तो वो हमारे जीडीपी में तो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या मैम भारत से अमेरिका में इंडस्ट्री लगाई हैं और अमेरिका में इंडस्ट्री लगाई है तो वो हमारे बाउंड्री के अंदर नहीं आता, लेकिन वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा क्योंकि मैं हूं तो भारत की ही नागरिक। An estimate of total value of all good and service produced by country in a given period। ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल से, जीडीपी, जीएनपी, जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो कभी नहीं भूलेगा। जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे भारत के अंदर जितनी भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं,
ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसकी जब हम मार्केट वैल्यू या उसकी वैल्यू जब हम एसेस करते हैं तो हम जीडीपी की बात करते हैं, टोटल वैल्यू की बात करते हैं जब उनकी बात करें। अब ये इंडस्ट्री बाहर की कोई कंपनी आकर लगा दी, एप्पल ने अपना एक यूनिट लगा दिया है, ठीक है, या फिर चाइना की कोई इंडस्ट्री आके भारत में लग गई है, लेकिन भारत की बाउंड्री के अंदर वो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो हमारे जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वही कैलकुलेट होगा। अब कोई बाहर की कंट्री आकर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा दी है और गुड एंड सर्विसेज क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो नहीं कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि वो विदेशी हैं, वो फॉरेनर हैं। समझ में आ रहा है? वो फॉरेनर है तो नहीं कैलकुलेट होगा। लेकिन मैं अगर विदेश में जाकर कुछ अच्छा प्रोडक्शन कर रही हूं तो वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैं अभी भी भारत की रेजिडेंट हूं, ठीक है, तो वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। अब इस एग्जाम्पल को और अच्छे से आप समझेंगे। यहां से मैं पूरी व्यवस्था करके आई हूं कि अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो दूसरी तरीके से समझाऊंगी, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो तीसरी तरीके से समझाऊंगी, लेकिन समझाकर ही जाऊंगी। अब जब बोली हूं कि आज की क्लास के बाद आपको ये चीजें क्लियर होगी तो क्लियर होगी। ध्यान देना, यहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स की बात की है, आय की बात की है। इनकम अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, भारत के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो आय उनको मिल रही है, इनकम जो उनको मिल रही है, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत के नागरिक हैं और कहां पर है? भारत में ही है, इंडियन सिटीजन है, भारत में ही है। तो इनको जो इनकम मिल रही है वो जीडीपी में इंक्लूड होगी? तो यस मैम होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत के नागरिक हैं और भारत में ही हैं, भारत की बाउंड्री के अंदर ही हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इसीलिए जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। वेरी गुड। जीएनपी में इंक्लूडेड होगी? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत के नागरिक हैं। जीएनपी में इसलिए ये इनकम इंक्लूड हो रही है क्योंकि भारत के नागरिक हैं। जीडीपी में इसलिए इंक्लूड हो रही है क्योंकि भारत में मिल रही है। समझ में आया? जीडीपी में प्लेस मैटर कर रहा है कि ये जो आय इनको मिल रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया में विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया हो रहा है। और जीएनपी में ये क्यों इंक्लूड हो रहा है? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा देखो, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया। अब कोई फॉरेन नेशनल भारत में आके रह रहा है, हमारे भारत में उसको नौकरी मिल गई, कोई फॉरेनर है अमेरिका का, अमेरिकन है, हमारे भारत में आके नौकरी कर रहा है। अब भाई भारत में आके नौकरी कर रहा है तो सैलरी दोगे, इनकम दोगे ना? दोगे। वेरी गुड। अब बताओ वो जो इनकम अर्न कर रहा है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? बताओ क्यों इंक्लूड करेंगे? इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भले वो फॉरेनर है लेकिन वो हमारे भारत में आकर इनकम अर्न कर रहा है। हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं और अगर हम इंडिया की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि वो फॉरेनर है कि इंडियन है, ठीक है, खाली प्लेस मैटर करेगी। अगर भारत की बाउंड्री है, भारत की टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है तो वो जीडीपी में इंक्लूडेड होगा। अब बताओ जीएनपी में इंक्लूडेड होगा? जीएनपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम वो एक फॉरेनर है, वो एक विदेशी है और जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो यहाँ पर खाली आपके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ठीक है, वो फॉरेनर है, इसी वजह से हम जीएनपी में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा देखो, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड द इंडिया। अब भारत का कोई नागरिक है, वो यूएसए में गया है, वो इंग्लैंड गया है और वहां पर खूब ढेर सारा पैसा कमा रहा है, तो क्या उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? जीडीपी में उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि वो फॉरेन टेरिटरी में है, वो विदेश में है और जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेस मैटर करता है, यहाँ पर डोमेस्टिक
टेरिटरी मैटर करती है, ठीक है। भले इंडियन है लेकिन इंग्लैंड में बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, तो जीडीपी में उसका क्या होगा, उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फॉरेन टेरिटरी में बैठा है। लेकिन जीएनपी में हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? मैम भले ही विदेश में बैठा है लेकिन है तो मेरा भारत का, तो मेरा भारत महान, तो है तो भारत का नागरिक, तो उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर देखो, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल आउटसाइड द इंडिया। अब एक कोई फॉरेनर है, वो फॉरेन में ही रह रहा है, तो उसकी इनकम का क्या होगा? अरे बताओ, यूएस का कोई सिटीजन है, यूएस में अर्न कर रहा है, तो उससे हमें लेना देना क्या? तो ना ही हम उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे और ना ही हम उसको जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। अब भाई यूएसए का सिटीजन है, यूएसए में पैसे छाप रहा है, तो उससे हमें क्या? वो तो हमारे जीडीपी में भी नहीं होगा, जीएनपी में भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर क्लास? चलो, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो घरेलू, हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी प्लेस मैटर्स। जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मैटर करता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है। अब नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो चाहे भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, पैसा तो भारत में भेजेगा ही ना। अगर यूएसए में आप चले जाओगे और करोड़ों कमाओगे तो घर परिवार को भेजोगे ना पैसे, रेमिटेंस बोलते हैं ना, और भारत तो रेमिटेंस वाली रैंकिंग में आगे रहता है, एकदम फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी पेपर में अगर प्रश्न पूछा गया कि सब रेमिटेंस जो है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा कि जीएनपी में, तो क्या आंसर दोगे? वो जीएनपी में इंक्लूड होगा, जीडीपी में नहीं, क्योंकि रेमिटेंस तो फॉरेन कंट्री में जो आदमी बैठा हुआ है भारत का नागरिक, वो पैसे भेज रहा है ना, तो बाउंड्री तो फॉरेन की है ना, डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं है, तो जीडीपी में नहीं होगा लेकिन जीएनपी में होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की है मैंने। अब यही चीज यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान दो। इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक है, भारत में ही रह रहा है, मान के चलते हैं 1000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। एक फॉरेनर है, कोई विदेशी है, वो भारत में आया है और भारत में जॉब कर रहा है, वो 600 रुपए कमा रहा है। इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल, कोई भारत का नागरिक है, वो बाहर चला गया, यूएसए में चला गया और वो मात्र 200 रुपए कमा रहा है, जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन सुन लो, ठीक है। 200 रुपए कमा रहा है, ठीक है। भारत का नागरिक है लेकिन यूएसए में रह रहा है, 200 रुपए कमा रहा है। तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, ठीक है, इनकम अर्न बाय फॉरेनर नेशनल इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेस मैटर करता है। जहाँ पर भी इंडिया आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी आ गया, उसे हम जीडीपी में इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पर 1000 प्लस 600 ही होगा 1600। लेकिन जब जीएनपी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो इंडियन सिटीजन भारत में रह के पैसे कमा रहा है 1000, वेरी गुड, इंक्लूड करो। इंडियन सिटीजन विदेश में रहकर पैसे कमा रहा है 200, इंक्लूड करो, 1200। लेकिन जो फॉरेनर से भारत में रह के पैसे कमा रहे हैं वो हमारे जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया होगा। चलो, अब मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है। अब इस प्रश्न को देखो, प्रश्न देखना क्लास, जो भी पहली बार ये सब चीजें मुझसे पढ़ रहे हैं मुझे बताना कमेंट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि नहीं, और जो पहले पढ़े हैं वो तो रिवीजन कर रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब ये देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की गई है, ठीक है। मैंने आपको जीएनपी पढ़ा दिया, आप लोगों को आ गया, ठीक है। अभी इसी जीएनपी में से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो वो हमको क्या दे देगा? एनएनपी दे देगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास। तो एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर एनएनपी का यूज किस लिए किया जाता है ये पूछा गया है। टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम सही उत्तर है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए इसे यूज किया जाता है और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जब भी हम जीएनपी में से
डेप्रिसिएशन को जीएनपी में से मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या है, ध्यान देना क्लास। अब कोई मशीन है, आज आपने इंस्टॉल की, या कोई कहीं पर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज एकदम सुंदर है, नया है, अच्छे से चमक रहा है, चल रहा है, अच्छे से सब है, लेकिन समय के साथ क्या होगा, डिके करेगा ना। हम और आप भी समय के साथ बूढ़े होंगे, वैसे ये जो मशीन लगाई गई है वो भी बूढ़ी होगी, बिल्डिंग भी बेचारी बूढ़ी होगी। तो सबका एक समय है, एक समय के बाद जो सब खराब होने लगेंगे ना, तो जब सब खराब होने लगेंगे तो वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, और यही है डेप्रिसिएशन। अब हम लोग कल जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उसी तरीके से जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, ये भी समय के साथ क्या होंगी, पुरानी होंगी, इनकी वैल्यूज जो है वो डेप्रिशिएट करेंगी, और इसी डेप्रिशिएशन को जब हम जीएनपी में से माइनस करते हैं तो हमें एनएनपी मिल जाता है। और इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी, एनडीपी जो है वो क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें नेट डीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जब हम जीएनपी में से माइनस करेंगे तो एनएनपी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्लास, ध्यान दीजिएगा। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बता दो, हमें एनएनपी मिल जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर ये हो गया। क्लियर क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, यहां पे पूछा गया जीडीपी डिफ्लेटर को हम और क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, इम्प्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स, या एक्सप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। तो याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर को इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान देना जो बताने जा रही हूं, ये तो क्लियर हो गया, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है क्लास, ये मार्कर पता नहीं क्यों बीच लेक्चर के बाद मेरा काम करना गड़बड़ कर देता है, स्लाइड खुद ही भागने लगती, हर क्लास में मेरे साथ ये होता है। वो भी सोचता है कि मैम थोड़ी देर चुप हो जाइए, लगातार बोलते रहते फैकल्टीज, मैं भी लगातार बोलती रहती हूँ। फिर जब आप लोगों की क्लास खत्म होती है तो आराम से लगता है कि अब थक गए, तो वो लगता है कि अब बोल दिया इतना, तो ये बेचारा मार्कर ना मुझे समय देता है कि थोड़ी देर मैम शांत हो जाइए, लेकिन मैं उस समय का भी सदुपयोग नहीं कर पा रही हूँ, उसमें भी आप लोगों को कुछ बता ही रही, ये मैं हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम कभी नहीं भूलेगा। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कोई पूछेगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो आप बताओगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। वो कहेगा वेरी गुड, तुमको तो जीडीपी डिफ्लेटर पता है, लेकिन अब मुझे बताओ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे या फिर करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन फैक्टर को नहीं ध्यान में रखते हैं, बस हम ये देखते हैं कि क्या इस समय जीडीपी है, तो वो नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं, तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। समझ में आया? जब हम इन्फ्लेशन फैक्टर को जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं रखते हैं और जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसे सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है। अब ध्यान देना, क्या सिग्निफिकेंस है, दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सिग्निफिकेंस क्या है।
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, समझ में आएगा। नॉमिनल जीडीपी, मैंने आपसे कहा सपोज 2023 में भारत की जीडीपी 1000 थी, सपोज करवा रही हूं, ठीक है, वैल्यू पे मत ध्यान देना। 2024 में भारत की जीडीपी जो है वो 1025 हो गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉमिनल जीडीपी के बेसिस में क्या भारत की जीडीपी में ग्रोथ हुआ है 2023 से 24 के मध्य, तो आप कहेंगे हुआ है। मैं कहूंगी कितने से ग्रोथ हुआ है, तो आप कहेंगे 25। हुआ है ना ग्रोथ? 1000 थी 2023 में जीडीपी, अभी 2024 में 1025 हो गई है, तो जीडीपी ग्रोथ हुआ है। लेकिन हमने एक चीज यहां पर ध्यान नहीं दी जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। हमने ये नहीं ध्यान दिया मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। अगर हम इन्फ्लेशन को यहां पर इंक्लूड कर दें और मैं आपसे कहूं कि ठीक है 25 से जीडीपी ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो भी 10% बढ़ा है, मुद्रास्फीति 10% बढ़ी है, महंगाई 10% बढ़ी है, तो जो जीडीपी का हमें बेनिफिट इस ग्रोथ से मिलना चाहिए था, क्या वो हमको मिल पाएगा? तो आप कहोगे नहीं मैम, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है 10% से, महंगाई बढ़ी है, तो जीडीपी अगर बढ़ी हुई भी आ रही है तो क्या फायदा? तो यही आपकी रियल जीडीपी होती है। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय इन्फ्लेशन फैक्टर को भी, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हैं, मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखते हैं और तब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो वो रियल जीडीपी कहलाती है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इतनी चीज क्लियर क्लास? चलो अब पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। प्रश्न देखो, लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय सचिवालय के अधीन कार्य करता है? तो बता दीजिए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखें, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा समय लीजिए, प्रश्न बड़ा है, ठीक है, आराम से देखिए। देखिए क्लास, क्या दिया गया है यहां पर? संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संरचना, कार्यालय, सेवा की शर्तों और निष्कासन का फैसला करता है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बोला गया है। आपको ये पता है जब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन याद रखिएगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंपोजिशन, टेन्योर, कंडीशन ये सब कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन, मेंबर, ये सब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा क्लास, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है, परीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत में 2 या अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कैसे की जाती है? संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का अनुरोध करती हैं और राष्ट्रपति जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के
जो अध्यक्ष है, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और आपको पता है इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, जो स्टेट्स हैं वहां पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराना। चलो अच्छा, यहां पे शर्तें देख लो। 6 वर्ष जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे वो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 62 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो, ठीक है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी सदस्य किसी भी समय इस्तीफा भी दे सकता है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो जब भी राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें निलंबित भी कर सकता है। राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं शर्तों को निर्धारित करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस प्रश्न को देखिए, क्या बोला गया है यहां पर, ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या बोला गया है। पार्ट दिया है, प्रोविजन दिया है, आप लोगों को आता होगा मुझे लगता है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं इसमें। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाती है। पार्ट 17 में हम किसकी बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो डी का थर्ड, ठीक है। पार्ट 5 में हम यूनियन टेरिटरीज नहीं, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, डी। पार्ट 17 की अगर हम बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। पार्ट 15 आपका इलेक्शन हो गया। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। क्लियर क्लास? 2 पार्ट 8 यूटी हो गया। पार्ट 15 इलेक्शन हो गया। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। डी आपका सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में किया गया है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। अब अगर आपको पता होगा डीपीएसपी की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया क्लास? क्योंकि ए दिया है, यहाँ पर 4th A में तो क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। डीपीएसपी तो 4th में है। और 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में अगर हमें कोई भी संशोधन करना होगा तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत है। ये सही है, तो केवल 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्लास जो प्रश्न पूछा जाता है 6 में, शेड्यूल 6 में किन किन स्टेट्स की बात की गई है, और मैंने आपको कई बार ये याद कराया है कि आप क्या याद रखेंगे, नो मनी इन एटीएम, ठीक है। नो मनी इन एटीएम मतलब एटीएम में असम होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, मेघालय होगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। तो नो मनी इन एटीएम पूछा जाता है कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं, तो असम बताएंगे, त्रिपुरा बताएंगे, मणिपुर बताएंगे, मणिपुर नहीं, ठीक है, मेघालय और मिजोरम बताएंगे, क्योंकि मणिपुर नहीं है एटीएम में। ये याद रखिएगा क्लास, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 6 शेड्यूल से। अब हम देखें 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं जिसको हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करना, फ्री लीगल एड की बात की गई है, 39A में है, जिसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई है इन मैनेजमेंट, ये 43A में, ठीक है, इसे डीपीएसपी में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। 48A पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसे कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। ये तीनों याद रखिएगा, 39A, 43A और 48A। फिर अगर हम 44 की बात करते हैं तो इसमें आपका अनुच्छेद 38 में
ठीक है, इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें क्या बोला गया है, आय में आर्थिक समानता की बात की गई है। ये याद रखिएगा, आय में समानता की, आर्थिक समानता की बात की गई है यहाँ पे, मतलब असमानता को दूर करने की बात की गई है, इनकम इनइक्वालिटी को दूर करने की बात कही गई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि एक क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को, और वो अब संवैधानिक अधिकार है, जो कि 300 में आपका इंक्लूडेड है। देखो, अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, बताइए, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था और शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 21A आया, राइट टू एजुकेशन वाला। ठीक है, DPSP में भी चेंजेस किए गए और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों में भी एक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 43B, 43B को भी हमारे बी, जिसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, इनके ये गठन की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है और इसी संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया था 43B को, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कुछ संविधान संशोधन है 2014 से 22 के बीच में। 99 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, छोड़ दीजिए, 100 याद रख लीजिए, जो बता रही हूँ उनको याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई थी। 101 जो है वो GST से रिलेटेड है। 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 103 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण की बात की गई, EWS कोटा की बात की गई। 104 में लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और 104 में ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की भी पहचान की गई। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। अब ये प्रश्न देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ। पंचायत के चुनावों में, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस स्टेट में नहीं दिया गया है, ये बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, हरियाणा में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि वहाँ के पंचायत में कोई भी अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे अनुसूचित जातियाँ हैं ही नहीं। तो 83rd याद रखिएगा। ये प्रश्न देखो, 15% क्या बोला गया था, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको लिमिट कर दिया गया था 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। 15% से ज़्यादा, किसका 15%? जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा है उनसे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके नहीं हो सकते हैं। ये किस में बोला गया था? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। कई बार पूछे गए प्रश्न है। In which article of Indian Constitution provision for fundamental duties have been made by 42nd Constitutional Amendment Act? तो ये तो आप सभी को पता होगा। 51A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों की बात अगर हम करें तो ये हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, जब ये जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पता है ना? ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, ये भी याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को पढ़ो, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा समय लीजिए, तब तक मैं 1 मिनट बैठ जाती हूँ। आप लोग समय लीजिए क्लास। क्या दिया गया है यहाँ पर?
Constitutional amendment bill has passed by both the houses of parliament separately with special majority. जब भी हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो संविधान संशोधक विधेयक जो है ना वो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है, दोनों हाउसेस में उसे पास होना चाहिए विथ स्पेशल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हेयर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में की गई है, ये मौलिक अधिकार है। जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, यही तो गलत है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जब हम बात करते हैं तो वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर हम देखेंगे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 1962 में। अगला प्रश्न, वोटिंग एज को किस संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 कर दिया गया? आसान प्रश्न है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगला प्रश्न देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गोलकनाथ केस की अगर हम बात करेंगे तो ये 1967 में आया था। केशवानंद भारती केस 1973 ना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 और फिर 42nd 1976। अरेंज कर लो। सबसे पहले गोलकनाथ केस तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 3, ठीक है, फिर उसके बाद केशवानंद भारती 2 और फिर लास्ट में 42। ये आपका सही उत्तर है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखो क्लास 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना संविधान संशोधन किया गया कि एक तरीके से पूरा संविधान ही तैयार हो गया। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अगर हम देखेंगे प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया और यूनिटी ऑफ नेशन को कर दिया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो अगर हम देखें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने कौन कौन से शब्द जोड़े? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये याद रखिएगा। तो प्रीएम्बल में ये चेंज हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 39A को जोड़ा, जिसमें हमने फ्री लीगल एड की बात की। 43A को जोड़ा, ठीक है, जहां पर हमने क्या कहा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर 48A को जोड़ा, 43A और 48A, जिसमें हमने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को सेफगार्ड करने की बात कही। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर हम कहेंगे मौलिक कर्तव्यों में, तो पूरे मौलिक कर्तव्यों को ही हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ दिया और 10 के 10 मौलिक कर्तव्यों को हमने आर्टिकल 51A के अंदर रख दिया, ठीक है, क्लियर है? बताओ। और अगर आज हम देखेंगे तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। जो एक और जोड़ा गया वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, याद रखिएगा। फिर 7 शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट वेयर मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया था? ट्रांसफर कर दिया गया था राज्य सूची से। कौन कौन? शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, वजन और माप तथा
न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, फिर आपको पता है आर्टिकल 352 में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। तो यहां पर भी क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल में बोला गया कि अब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो वो युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगेगी। क्या दिया गया है, युद्ध, बैटल, बाहरी हमला, ठीक है, और आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की वजह से, बताइए, आंतरिक, जबकि तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत की सुरक्षा, देखिए मैंने एक चीज यहां पर आपको बताना चाह रही थी, बताते बताते मैं चुप हो गई। क्यों मैं चुप हो गई वो मैं आपको बता दूं कि जो ये था कि आर्म्ड रिबेलियन की बात की गई और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है, जिसमें कि क्या बोला गया था कि अब इमरजेंसी को लगाने के लिए एक रिटन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अप्रूवल की जरूरत है। आपको पता है जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इतना सलाह मशवरा भी नहीं किया गया था। उसमें जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बात हुई कि मेरा डिसीजन है तो काउंसिल मानेगा ही, ठीक है, और उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए 352 के तहत। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस प्रोविजन को हटा दिया गया कि नहीं, अगर अप्रूवल चाहिए होगा तो रिटन में चाहिए होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कैबिनेट का, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस के केसेस में नहीं। तो ये सब आपका क्या किया गया था, ये सब आपका ध्यान दीजिएगा, बाद में संविधान संशोधन करके 44th में किया गया था। उसको भी हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो, राइट टू प्रॉपर्टी तो 44th हो गया, तो 44th को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी 42nd में नहीं डिस्कस करेंगे। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक में मैं आपको 42nd और 44 में, देखिए 42nd को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें जितना भी संविधान संशोधन किया गया था तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से किया जा रहा था कि जो सेंटर में जो पावर है ना वो आपकी मजबूत हो। समझ में आ रहा है? लेकिन 44th में आप देखेंगे तो ये जो एक डिक्टेटरशिप बन रही थी ना सेंटर की, उसको बदलने की बात कर दी गई है। तो कुछ चेंजेस आप देखेंगे 44th में, तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे किसी क्लास में। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। और सारे लेक्चर्स को एक बार देखिए, आज हमने बहुत से क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, तो एक बार देखिएगा जरूर। और कहीं पे भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताएंगे और आने वाले क्लासेस में हम पॉलिटी के और भी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। धन्यवाद।